नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और मेरा आज का ये वीडियो है 2-3 कंटेंट्स को लेकर के है, जिनमें छोटी छोटी चर्चा होंगी, बहुत ज़्यादा नहीं। पहली बात तो ये है कि आपने परसों अगर बयान देखा हो जेलेंस्की का, तो जेलेंस्की साहब एक बयान दे रहे थे। और बयान क्या दे रहे थे कि ये रसिया यूक्रेन वार बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, पुतिन की मारे जाएंगे, पुतिन जल्द ही मरने वाले हैं। चलिए, अब वो किस इंटेंशन से कह रहे थे, क्या कह रहे थे, ये तो मैं जानता नहीं, ना कोई भी नहीं जानता है। लेकिन एक दिन के बाद ही एक घटना घट गई रूस में। पुतिन के काफिले में जो गाड़ी उनकी शामिल की गई थी, हिंदुस्तान टाइम्स की भी खबर है, आप लोग देखोगे, उस गाड़ी का नाम है लिमोजीन। लिमोजीन जो गाड़ी है उनकी, उसमें कई लिमोजीन गाड़ियां हैं, करीब 2,75,000 यूरो की एक गाड़ी पड़ती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि राष्ट्रपति या बड़े जो वीवीआईपी मूवमेंट होते हैं, उसमें कई गाड़ियां होती हैं, उनमें से एक गाड़ी में तो बैठता है प्राइम मिनिस्टर या जो भी वीआईपी होगा, अब बाकी गाड़ियां खाली चलती हैं। तो ऐसे ही एक खाली लिमोजीन में गाड़ी में आग लग गई, एक्सप्लोजन हो गया। वो भी कहाँ हुआ, ध्यान रखिएगा, इंटेलिजेंस एजेंसी जो है रसिया की, उसके हेडक्वार्टर के सामने हुआ। ये तो बात अलग थी कि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ, और पुतिन दूसरी गाड़ी में थे, इसलिए उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जेलेंस्की का ये बड़बोलापन बड़ा खतरनाक हो रहा है। आप समझिए इसके रिजल्ट क्या होंगे, पता नहीं। अब एक वर्ग का ये भी कहना है कि उन्होंने स्वयं ही एक्सप्लोजन करा दिया पुतिन ने, और अब वो यूक्रेन को छोड़ेंगे नहीं। दूसरा ये कह रहा है कि हो सकता है हुआ हो, हालांकि इतनी हाई सिक्योरिटी गाड़ियां होती हैं, इनमें जल्दी कोई गड़बड़ी आती नहीं है। लेकिन अगर मान भी लें कि गड़बड़ी आ गई, एक्सप्लोजन हो सकता है। लेकिन अब उसमें जबरदस्ती अपने बयानों से, बड़बोलेपन से जेलेंस्की फंस गए। एक मसखरे को देश का प्राइम मिनिस्टर बनाना या राष्ट्रपति बनाना या हेड पर बैठाना कितना खतरनाक हो सकता है, इसका उदाहरण आप जेलेंस्की को देखिए कि किस तरह से ये आदमी तो रंगमंच का था, नाटक करने वाला नचनिया। लेकिन अब ये जब ये बन गया राष्ट्रपति, तो कम से कम इसके अंदर वो तो कैरेक्टर छोड़ना चाहिए था इसको। लेकिन ये अभी भी वैसे चला रहा है, ये सोच रहा है सिनेमा कोई एक्टिंग कर रहे हैं, देश को उसी स्टाइल में चला रहा है, और जो मन में आता है वो बोल देता है, सोचता हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और इसका रिजल्ट, अब रूस उसको छोड़ने वाला नहीं है। रूस अब इस बात का बहाना बनाएगा कि भाई ये तो हमारे ही जान के पीछे पड़ गए हैं, अब हम इनको कैसे छोड़ दें। तो ये हालत है। तो साथियों, इस तरह यहाँ मैसेज सिर्फ साफ है कि सभी को गद्दी पर बैठाना, लेकिन किसी ऐसे आदमी को गद्दी पर मत बैठा देना कभी भी, जो कि अपनी आदतों से मस्खरापन हो जिसके अंदर, या जो राजनीति का ABCD न जानता हो, उसके पास बोलने की ही तमीज़ नहीं होगी, और वो अपने बोलने के बड़बोलेपन या गड़बड़ आवाज़ के कारण, आदत के कारण, बोलने की गड़बड़ स्टाइल शैली के कारण हर जगह मात खाएगा। यहाँ पर एक दूसरी खबर भी है। दूसरी खबर है, जैसा कि आप लोग जानते हो, नेपाल की राजधानी काठमांडू, 2 दिन पहले की बात है, सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ आई राजा के समर्थन में, और राजा के समर्थन में लोग इतने बेकाबू हो गए कि उन्होंने हिंसा और पथराव भी कर दिया, आगजनी भी कर दिया। राजा को नज़रबंद रखा गया है इस समय।
हो सकता है राजा गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन जनता है को मानने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ कुछ यही कह रही है कि राजा आओ देश बचाओ। देखो नेपाल में क्या होता है, राजा देश बचाते हैं या इसी तरह से लेफ्ट कम्युनिस्टों को लूटने की छूट मिली रहेगी नेपाल के अंदर। जो स्थिति नेपाल में डेमोक्रेटिक सेटअप ने किया है वो किसी से छिपा नहीं, कि देश को आगे ले जाने के बजाय इन नेताओं ने नेपाल की डेमोक्रेसी की आड़ में किस तरह से बर्बाद किए हैं अपनी कुर्सी के कारण। इससे बड़ा उदाहरण आपको कहीं मिलेगा नहीं। साथ ही एक तीसरी खबर है, आप लोग देख रहे हो, दुखद खबर है कि म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप बार बार झटके महसूस हुए हैं। इसमें कई लोगों की मृत्यु हुई है, हजारों की संख्या में लोग मारे गए हैं। आज की तारीख में हालात ये हैं कि सड़कों पर डेड बॉडीज पड़े पड़े सड़ रही हैं, 3 दिन हो गया करीब, डिग्रेड कर रही हैं। जो बचे हुए हैं उनके लिए खाना पानी नसीब नहीं हो पा रहा है, साफ पानी पीने के लिए और खाने के लिए खाना नसीब नहीं हो पा रहा है। लोग परेशान हैं, चीख पुकार मची हुई है। मलबे में जिस जगह हाथ लगाओ वहीं पर एक डेड बॉडी निकल रही है। हालांकि इंडिया ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत जो है अपना रसद और खाद्य सामग्री भेजी है म्यांमार के लिए भी, थाईलैंड के लिए भी। थाईलैंड के जो भी वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, राष्ट्रपति हैं, उन्होंने धन्यवाद भी दिया है, लेकिन ये बहुत कम है। जिस स्तर पर सहायता जानी चाहिए थी पूरे वर्ल्ड वाइड से, उस स्तर पर सहायता पहुंच नहीं पाई है। चलो, अगर यहीं कोई यूरोपियन कंट्री होता तो बात दूसरी होती, लेकिन एशियन कंट्री है, गृह युद्ध से प्रभावित भी है म्यांमार। देखो, जो हो सकता है, भारत अपना पड़ोसी धर्म निभा रहा है, बाकी की बात अलग है। एक खबर और है आज की, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि स्वतंत्रता के बाद से 78 सालों के बाद में 78 ईयर्स लग गए किसी भी सिटिंग पीएम के आरएसएस मुख्यालय नागपुर पहुंचने में। भाई, पहले तो कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, तो वो काहे को जाएंगे। हालांकि नेहरू जी ने सम्मानित भी किया था क्या नाम है, आरएसएस को, और ये भी कहा था कि आरएसएस जो है बेजोड़ संगठन है। भारत चीन युद्ध के दौरान उसने बहुत काम किया, तो आरएसएस का कोई जवाब नहीं, कोई तोड़ नहीं। लेकिन फिर भी बाद के लोगों ने आरएसएस को, अब क्या कहा जाए, शब्दावली यही होगी कि अछूत संगठन डिक्लेयर कर दिया। चाहे कितना भी अच्छा उसने काम किया, और बहुत सारे संगठनों ने जिन्होंने बुरा से बुरा भी काम किया उसको सम्मानित किया गया, खूब सम्मान दिया गया। उनसे परहेज नहीं रहा, लेकिन आरएसएस जैसे संगठन से परहेज रहा, क्योंकि उसने देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण रोल निभाया। तो फिलहाल के लिए मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर हो गए जो कि आरएसएस मुख्यालय नागपुर में पहुंचे। ये हिम्मत अटल बिहारी भी नहीं जुटा पाए थे, क्योंकि उनको भी एक नशा था कुछ दिखने का अलग, हाँ, कि हम भी एक सेकुलर हैं। पता नहीं सेकुलर का क्या मतलब होता है, मैं नहीं जानता हूँ ज़्यादा, आप लोग कमेंट पे लिखिएगा। अब मोदी के आरएसएस पहुंच जाने से कौन सी सेकुलरिटी खतरे में पड़ जाएगी, ये भी भाई मुश्किल एनालिसिस करिएगा, बताइएगा हमें भी थोड़ा बहुत कमेंट करके। लेकिन 78 सालों में, भारत के स्वतंत्र होने के 78 सालों के बाद में, 78 ईयर्स के बाद में, कोई भारत का प्रधानमंत्री आरएसएस मुख्यालय में पहुंचा। अवसर क्या था कि आरएसएस की स्थापना का 100वां वर्ष। हालांकि ये होगा अगस्त सितंबर में होगा, उधर दशहरे में स्थापना हुई थी आरएसएस की, 1925 दशहरा का दिन था। लेकिन अब ये है कि दशहरा तो उधर पड़ता है अगस्त सितंबर अक्टूबर में। कार्यक्रम अभी से शुरू हैं। तो अब फिलहाल इसका मतलब तो बहुत कुछ होगा। अब क्या होगा, हाहाकार तो मच ही गया है।
एक ग्रुप के अंदर देश में की एक राजनीतिक धड़े में हाहाकार मच गया है, क्योंकि दुनिया का नंबर 1 व्यक्तित्व मोदी और दुनिया का नंबर 1 संगठन, गैर राजनीतिक संगठन आरएसएस, दोनों के हेड एक साथ बैठ गए नागपुर में, जिसका असर अभी तो हफ्तों लगेगा इसकी एनालिसिस में निकलने में। अब हमारे तो कुछ समझ में आया नहीं, हमें तो इतना ही समझ में आया कि चलिए, जो सत्ता शासन पहले दिखावे के तौर पर ही था अंदर ही अंदर, अब वो सामने से उस पर मुहर लग गई है। कोई बुराई नहीं, अंदर ही अंदर जो काम चल रहे थे छुपे तौर पर, वो सामने आकर के हो रहे हैं कि आरएसएस को बीजेपी का पूर्ण समर्थन है या बीजेपी को आरएसएस का पूर्ण समर्थन है। चलो जो भी मान लो, अब इसके असर क्या पड़ेंगे क्या, ये तो आगे पता लगेगा। फिलहाल के लिए मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज नवरात्र का दिन है, पहला दिन है, कल दूसरा दिन होगा, तो उम्मीद है कि आप सभी लोग 9 दिन देवी की आराधना करोगे, सकुशल रहोगे। कल ईद भी है, तो हमारे जो साथी ईद मना रहे हैं उनको ईद की मुबारकबाद भी है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।